अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं राजा पाकिस्तानी और आप देख रहे हैं आम इंसान शो आम टीवी पर। और इस वक्त पाकिस्तान में कोई 5:30 बजे का टाइम है, 5:36 हो चुके हैं। और मेरा दिल चाह रहा था चाय पीने को, तो मैंने काफ़ी बनवाई और मैंने सोचा कि किसी बंदे के साथ शेयर करना चाहिए, बात करनी चाहिए। कॉफ़ी का मज़ा वैसे नहीं आता, तो उसके लिए मैंने दावत दी अली अदनान साहब को। ये हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, दुबई में होते हैं, जॉब करते हैं और इनका जो पैशन है वो ई कॉमर्स है। ई कॉमर्स के ख्वाब देखते रहते हैं, ई कॉमर्स की बातें करते रहते हैं, चलते फिरते उठते बैठते, सुनते सुनाते सोते जागते। तो अली भाई कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है। तो आजकल क्या चल रहा है दुबई में? आजकल दुबई में सर हीट सीजन शुरू हो गया है, गर्मी चल रही है। अच्छा, वाह, एसी चलना शुरू हो गया। एसी तो वैसे सर्दियों में भी वहां चलते हैं। या तो एसी तो यहाँ पे सर हर वक्त चलते हैं, लेकिन वो पहले होता है कि बंद कमरे के एनवायरनमेंट को ठीक रखने के लिए चलते हैं, और अब जो है वो जरूरत के तहत चल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। मुझे ना थोड़ा अरसा पाक आर्मी में सर्व करने का मौका मिला, अच्छा। तो मैंने बहुत जल्दी वहां से छोड़ दिया था। तो वहां पे मरी में ना हमारी ट्रेनिंग हुई। तो जब हमने ज्वाइन किया तो पहले दिन जो हमारे कमांडेंट थे उन्होंने हमें एक लेक्चर दिया और वहाँ के माहौल से और मौसम से आगाह किया। तो उन्होंने बड़े खूबसूरत जुमला कहा कि जेंटलमैन जेंटलमैन, हियर वी हैव टू काइंड ऑफ वेदर, वन इज कोल्ड वेदर, द अदर इज वेरी कोल्ड वेदर। तो दुबई में जो वेदर है वो एक तो हॉट है और एक वेरी हॉट है। बिल्कुल ऐसी है सर। हमें खलीलुर रहमान साहब ने ज्वाइन किया है मंडी बहाउद्दीन से। खलीलुर रहमान साहब, आपको भी हम खुश आमदीद कहते हैं। मैंने आपका माइक अभी बंद किया हुआ है, थोड़ी देर में आपसे बात करते हैं। तो अली भाई ये बताएं कि ई कॉमर्स के हवाले से मैं चाह रहा था कि कुछ टिप्स जो हैं वो दी जाएं। हमने लास्ट सेशन में भी बात की थी कि ड्रॉप शिपिंग के हवाले से आप कुछ वहां पे कर सकते हैं जी। और छोटे मोटे वाकयात होते रहते हैं जिंदगी में। एक छोटे से वाकये की बाद आपने ई कॉमर्स को थोड़ा सा क्लोज किया है, तो मैं नहीं समझता कि आपको क्लोज करना चाहिए, आपको जारी रखना चाहिए। और उसके लिए मैं जो थोड़ा बहुत कर रहा हूं, मैं वो आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करता हूं कि मैंने कुछ टाइम से ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूं और एक स्टोर मैंने बनाया जिसका नाम है सिटीजन स्टोर डॉट ऑनलाइन। तो ये सीजे के साथ मैं कर रहा हूँ। सीजे एक ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म है और सीजे क्या करता है कि सही है, आपके स्टोर के ऊपर वो लिस्ट करने की इजाजत दे देता है अपनी प्रोडक्ट्स। बेशुमार प्रोडक्ट्स हैं, हजारों की तादाद में, और उसके ऊपर बड़ा रीजनेबल मार्जिन भी है। और वो मार्जिन जो है वो डॉलर्स में है, $10, $5 हर प्रोडक्ट के ऊपर। छोटी प्रोडक्ट्स हैं वो $1-2 भी वाली भी प्रोडक्ट्स हैं, मतलब जिनके ऊपर प्रॉफिट मार्जिन इतना है। तो उससे क्या होता है कि वो खुद ही ड्रॉप शिप भी करते हैं, ऑर्डर चीज सप्लाई करना, लोगों के घरों तक डिलीवरी पहुंचाना, उनसे पेमेंट की कलेक्शन करना, आपकी कोई सरदर्दी नहीं है। सिर्फ आपने एक काम करना है और वो ये है कि उनकी प्रोडक्ट को अपने स्टोर पे लिस्ट कर दें और उसको एडवर्टाइज करते चले जाए। तो ये एक बिजनेस मॉडल ऐसा है जिसमें वो तमाम लोग ज्वाइन कर सकते हैं इसको, जो किसी भी वजह से टाइम नहीं निकाल पाते। और वो तमाम लोग जो
किसी भी वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते, और वो तमाम लोग भी करना ही नहीं आता, क्योंकि ये एक ऐसा मॉडल है जिसमें किसी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, कोई एक्सपर्ट ही नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। इवन अगर आपका अपना स्टोर नहीं है तो वो आपको एक फ्री लिंक भी देते हैं जिसपे आप अपने नाम के साथ एक स्टोर डेवलप कर सकते हैं। सो ना पेमेंट का कोई प्रॉब्लम है इसमें, ना किसी लाइसेंस का प्रॉब्लम है। इवन दुबई में आप लाइसेंस के बगैर कोई काम नहीं कर सकते, यूरोपियन कंट्रीज में भी, किसी भी फर्स्ट वर्ल्ड के मुल्क में। तो इनको चूंकि ऑलरेडी इनका नेटवर्क मौजूद है तो आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं है। जब भी लाइसेंस की जरूरत है तो वो खुद ही डील करें। तो ये एक पॉसिबिलिटी है जिसे हम बड़े आसानी से मैनेज कर सकते हैं। इस पे थोड़ा अगर आप भी एक स्टोर बना लें और खलीलुर रहमान साहब आप भी बना लें तो बड़े आराम से, जो भी पाकिस्तानी बनाना चाहता है या जो हमारी बहनें, माएँ, बेटियां जो घरों में बैठी हैं और वो और कोई काम नहीं कर सकती, तो वो यूरोपियन मंडी में, अमेरिकन मंडी में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में, दुबई में अपने घर से बैठ के ये बिजनेस बड़े आराम से कर सकते हैं। तो एक ये मॉडल मैं चाह रहा था कि आपसे डिस्कस करूं, आपकी क्या राय है इस बारे में? सर बहुत कमाल मॉडल है, बहुत जबरदस्त मॉडल है, और थोड़ा बहुत मेरे नॉलेज में थी इस तरह की इंफॉर्मेशन कि अब वाइट लेबलिंग तक जो है वो अवेलेबल कर दी है उन्होंने। वाइट लेबलिंग क्या होती है कि एक कस्टमर, वैसे ये अवेलेबल है ओवरऑल दुनिया में, ये कंसेप्ट पहले से मौजूद है और बड़े अच्छे तरीके से चल भी रहा है। मैं रिवाज मेंस वेयर का रहा हूँ जीएम, तो वहां पे भी हम इस चीज को अडॉप्ट करते रहे हैं। तो होता क्या है कि प्रोडक्ट का जो प्रोड्यूसर है, जो मैन्युफैक्चरर है, वो प्रोडक्ट अपनी बल्क में बना रहा है। अब उस प्रोडक्ट को मुख्तलिफ लोग अपने नाम से, भाई मैं बोलता हूँ कि इसको जो है ना अली अदनान का ब्रांड नेम जो है ना वो आपने देना है, प्रोडक्ट यही होगी आपकी, लेकिन ब्रांड नेम अली अदनान चाहिए, तो वो करते हैं। और चाइना में तो अब इस तरह की सहूलियात मुयसर कर दी हैं उन्होंने। चाइना इस तरह से बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है, उन्होंने ये सहूलियात मुयसर कर दी हैं कि जनाब वाइट लेबलिंग हम आपको प्रोवाइड कर देंगे कि लेबल भी आपका, प्रोडक्ट भी हम, और बड़ी एक मिनिमल सी अमाउंट से आप उस काम को शुरू कर सकते हो, और आपको सिर्फ मार्केटिंग करनी है, और मार्केटिंग करके आप उससे अपना रेवेन्यू जनरेट करके, और वो सारा, यानी आपको ना मैन्युफैक्चरिंग की टेंशन, ना आपको किसी चीज की मतलब प्रोडक्शन से रिलेटेड किसी भी सिस्टम की, आपने सिर्फ मार्केटिंग करना और पैसा कमाना है। तो ये उन्होंने एक सहूलत मुहैया कर दिया, आपके कस्टमर तक की डिलीवरी वो पहुंचा देंगे। तो ये इस तरह से चीजें हैं। मेरे जहन में पता क्या आता है, जब मैं इस तरह का बंदा हूँ, मैं जब ये इस तरह की चीजें देखता हूँ, मैं ये बोलता हूँ कि यार हमारे लोगों में ये चीज क्यों नहीं है, हमारे मुल्क में ये शऊर क्यों नहीं है। हमारे पास रिसोर्सेज भी हैं, सारा कुछ है। किसान को इस मर्तबा जो गंदम है वो उसको नुकसान में जा रही है, अल्टीमेट उसका रिजल्ट क्या होना है कि अगले साल वो काश्त नहीं करेगा। जब वो काश्त नहीं करेगा तो फिर ऑटोमेटिकली उसका डिजास्टर जो है वो सब लोगों तक पहुंचेगा, और वो अगले साल 6,000-7,000 रुपए मन में वो खरीद रहे होंगे। बहरहाल ये एक ज़ैली बात है। तो असल चीज ये है कि सहूलियात बहुत है। फिर दूसरा एक फैक्टर है, वो उसका इजहार मैं इस सेंस में करना चाहता हूँ क्योंकि मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस हुआ कि हम कोई चीज अगर अपने मुल्क के लिए करना चाहते हैं ना, तो लोग ये कहते हैं कि ना सिर्फ आप हमें वो पका के हमें प्लेट में रख के दो, बल्कि उसके जो नवाले हैं ना वो भी बना के हमारे मुंह में दो। वो जो एफर्ट है ना नवाला उठा के मुंह में डालने वाली, वो भी हमसे नहीं होती। हर चीज करके भी जो है ना वो उस चीज को अडॉप्ट नहीं कर पाते। तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं उनको कि वो अपने हिसाब से किसी चीज को वो लगे होते हैं कि यार इस चीज के जरिए से हम इसका सोल्यूशन निकाल लें, या बाजुकात किसी और सेंस में। तो उनके उधर उनके मामलात वो भी शायद किसी हद तक ठीक होंगे, लेकिन रास्ता जो है वो मौजूद है। अडॉप्ट हमने करना है या नहीं करना ये हमारे ऊपर है। ठीक है, आपसे मुझे कुछ शिकायतें भी हैं, गिले शिकवे भी हैं, वो भी मैं अभी ऑनलाइन आपसे करूंगा। मैं जरा खलील रहमान साहब को
एक्टिव कर लूं, सलाम कर लूं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं खलील रहमान साहब आप? आपका माइक मैंने खोल दिया है, आप बात कर सकते हैं। आपने मेरा माइक जो है वो अनम्यूट किया। थैंक यू वेरी मच टू इनवाइटिंग मी फॉर दिस शो। आप आजकल क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा अपना तारुफ भी करा दें, जो लोग आपको नहीं जानते वो जान पाए। अली अदनान भाई और मेरे बाकी जो सुनने वाले तमाम दोस्त हैं, मेरा नाम खलील रहमान है और आम इंसान पार्टी में सेक्रेटरी जनरल हूँ। इसके अलावा जो बिजनेस के हवाले से अगर बात करें तो मैं एजुकेशनल कंसल्टेंट हूँ जी। मेरे ख्याल में अली साहब जो हैं वो ऑफलाइन हो गए हैं। इनसाइड बिजनेस सॉल्यूशंस के नाम से एक बिजनेस कंसल्टेंसी फर्म है, उसका भी हिस्सा हूँ। ये है जी मेरा मुख्तसर सा तारुफ। सही है। आपको मेरी आवाज ठीक आ रही है? जी, आपकी आवाज बिल्कुल सही आ रही है। अच्छा, असल में मुझे आज कोई प्रॉब्लम लग रही है, मेरे लैपटॉप में शायद कोई इशू है, आवाज खड़क के आ रही है। ये बताएं कि आप आजकल ये जो आपने अपना बिजनेस का इंट्रोडक्शन दिया, इसमें आप क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं? एजुकेशनल कंसल्टेंसी में जो है हम मुख्तलिफ ममालिक में स्टूडेंट्स जो हैं उनको यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेके देते हैं। उसमें यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है और माल्टा है, इवन रोमानिया है, इटली है। ये जो कंट्रीज़ हैं यहाँ पे जो यहाँ स्टूडेंट्स जो है पाकिस्तान से जाना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है। अली अदनान भाई दुबई में बैठे हैं, हम आपको माल्टा भेज सकते हैं। बिल्कुल सही सर, बड़ी नवाजिश। ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी की बात है कि आप जैसे 200 भाइयों से तारुफ हो रहा है और इसी तरह से कनेक्शंस बनते हैं, इसी तरह से बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात होती रहती है। मैं मशकूर हूँ राजा साहब का कि वो बहुत अच्छे अच्छे भाइयों से मुझे मिलवाते हैं। माशाल्लाह आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आपको मिलवाया जाए लोगों से। तो कल तो अल्लाह, बड़ी मेहरबानी सर। आज मैं बल्कि वो ई कॉमर्स के हवाले से मैं सर से ये कह रहा था कि इन्होंने जो आइडिया प्रेजेंट किया था अपने स्टोर वाला, वो सर अभी तक मैं उसके शहर में मुब्तला हूँ। वो आइडिया बड़ा कमाल था। हम उसको मतलब अच्छे से चला नहीं पाए, या समझ ले कि हम उसकी सही तरह से नशोनुमा नहीं कर पाए, तो वो एक अलग चैप्टर है। तो मैं तो अभी भी चाहूंगा कि आप उस पर काम करें और हम मिलके उसको बेहतर बनाएं, उसमें मजीद कुछ इनोवेशन डालें। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। उसको हमने बंद नहीं करना चाहते थे, बस किसी वजह से हमें वो बंद करना पड़ गया। और अब हम दोबारा जो ये प्लेटफॉर्म बनाया है, इसमें हम कोशिश करेंगे कि अगर इसको हम जाती हैसियत में ग्रो कर सकते हैं यूरोपियन और अमेरिकन और यूके की मंडियों में, तो फिर हम दोबारा पाकिस्तान में एक दफा फिर आएंगे और पाकिस्तान में ये सहूलत इंशाल्लाह हम देंगे लोगों को। बहुत सारे ज़हन में मेरे मंसूबे हैं जो चल रहे हैं, लेकिन वो थोड़ी सी कामयाबी के मुंतजिर हैं। मैं चाहता हूं कि वो जरा एक दफा कामयाब हो जाए तो उसके बाद फिर हम इस पे यहाँ पाकिस्तान में उनको इम्प्लीमेंट करें। तो पाकिस्तान हमारा घर है, यहाँ के लोग हमारे अपने हैं और इनको अपलिफ्ट करना, इनको सिखाना, इनको समझाना। कमियां खामियां हर माशरे में होती हैं और जो तरक्की पजीर माशरे होते हैं उनमें ज्यादा होती हैं थोड़ी सी, तो हमें इनसे घबराना नहीं चाहिए। यही लोग हैं, इनमें बहुत शानदार लोग हैं। आप जैसे लोग जो हैं, खलील रहमान जैसे लोग जो अपना वक्त निकालते हैं लोगों को सिखाने के लिए, लोगों के साथ बातचीत करने के लिए,
لوگوں کو ان کا ہاتھ تھامنے کے لیے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ایک بہت بڑا انقلاب آ سکتا ہے, ایک بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے ہمارے معاشرے میں, اور ہمیں یہ کام کرتے رہنا چاہیے. ایک جو چیز میں سمجھ رہا ہوں کہ جو شکوہ آپ سے کرنا تھا میں نے, ہاں اس پر پہلے آ جاتے ہیں تاکہ ذرا دلوں میں شکوے نہیں ہونے چاہیے. تو شکوہ یہ ہے کہ آپ کو میں نے ایک دو دفعہ کچھ کام کہے چھوٹے چھوٹے, جو نمبر 1 کو ٹک ٹاک کے حوالے سے تھا, آپ نے اس کے اوپر ریسرچ کرنی تھی اور بتانا تھا کہ کیا ہوا, اس کا کوئی رزلٹ سامنے نہیں آیا. اور دوسرا ای کامرس کے حوالے سے بھی ریکویسٹ کی تھی, تو اس کے بھی آپ نے کوئی شاید مصروفیت تھی یا کوئی بہانہ, جو بھی آپ بنا لیں اچھا ہے, قبول کر لیا جائے گا, لیکن بتائیں صحیح کہ اس پہ آپ نے کتنا کام کیا اور اس کا کیا آؤٹ پٹ کیا نکلا. سر سب سے پہلے تو آپ میری معذرت قبول کیجیے, کیونکہ جہاں پہ میں قصوروار ہوں تو مجھے سب سے پہلے معذرت کر کے اپنی جو کوتاہی ہے اس کا ایکسیپٹ کرنا میرے پہ واجب ہے, ٹھیک ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے سر کہ ٹک ٹاک پہ میں نے تھوڑا بہت معذرت نہیں ضرورت, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو بس اس پہ بات کریں اور اس پہ اپ ڈیٹ ضرور کریں, تاکہ مجھے بھی پتا ہو اور ہمارے جو جاننے والے ہیں شاید ان کو بھی کوئی عام خبر مل جائے. میرا خیال ہے کہ علی بھائی کا نیٹ کام نہیں کر رہا, وہ جیسے ہی ایکٹیو ہوتے ہیں تو ان سے دوبارہ بات کریں گے. اور خلیل الرحمان صاحب آپ جی آگے اوکے. ہاں جی, اصل میں سر یہاں پہ بوسٹرز لگے ہوئے ہیں جہاں پہ رہائش ہے, تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ ذرا باتیں کھل کے ہو رہی ہیں تو میں ذرا آؤٹ سائڈ نکل آؤں. آپ کو پتہ ہے میں تو چلتے پھرتے بات کرنے میں بھی بڑا ایزی. لیکن اس میں اب آپ کی جو نیٹ کی سپیڈ ہے وہ ایشو کر رہی ہے نا, آپ اپنے وہ مرکز سے ہٹ گئے ہیں شاید, اس کا بھی ایک مخصوص وہ رینج ہوتی ہے. ہاں جی, تو میری یہ کوشش ہے کہ ابھی میں ایک جگہ پہ اسٹل ہوں, تو یہاں پہ اب آپ کو بات چیت کرنے میں دقت نہ ہو, پریشانی نہ ہو. تو سر اگر اس کے اگلے پارٹ پہ چلے تو وہ یہ ہے کہ ہم اس پہ مل کے تھوڑا سا, میرے کچھ پرسنل پرابلمس تھے, میں نے اس کے اوپر کچھ ورکنگ کی ہوئی ہے, وہ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گا. اور مزید جو ہے وہ ٹک ٹاک ایک بڑا اچھا پلیٹ فارم ہے اور اس کے اوپر بڑا گرو کیا جا سکتا ہے. اس میں کچھ ہمیں مطلب ویڈیوز اور کچھ اسی کے متعلق بلکہ پلان بھی ہے کہ ہم اس میں سے جیسے شارٹ ویڈیوز ہوتی ہیں نا 30 سیکنڈ والی, جیسے ہماری یہ آج کی ڈسکشن ہے, اس میں سے کچھ ٹکنگ پوائنٹس ایسے ہوں گے کہ جو اٹریکٹ کریں گے لوگوں کو, اور وہ اٹریکشن کے پوائنٹ جب ہم آ کے اس کو ٹک ٹاک پہ یا کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ آ کے اس کو پریزنٹ کریں گے یا اس کو ایک طرح سے پنچ کریں گے, تو اس سے ہمیں ٹریفک جنریٹ ہوگا. مین مقصد یہ تھا کہ یار ٹریفک کیسے لے کے آنا ہے, پھر ٹریفک آ گیا تو پھر اس ٹریفک کو یوٹیلائز کیسے کرنا ہے. تو اس میں یہی آیا کہ ہمارا کنٹینٹ جو ہے وہ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ ایک مرتبہ بندہ جو 10 سیکنڈ ہماری بات سنے وہ اگلے 30 سیکنڈ کو سننے کے لیے رک جائے. سب سے بڑا پرابلم اس وقت سکرولنگ کا ہے. ایک چیز ہمیں سامنے آ رہی ہے, دیکھا, یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی, چھوڑو, اوپر مطلب وہ اسکرول اپ کر دیا. تو آج سب سے بڑا جو اہم ٹاسک ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے سکرولنگ سے بچنا ہے. اس کے لیے کیا ہے, مجھے 2 لوگ ملے ہیں اب تک جو انڈیا کے ہیں اور وہ بڑا جلدی وائرل ہوئے. ایک نتن جوشی کر کے نام کا بندہ ہے, اس نے 94 ڈیز میں 1 ملین سبسکرائبرز جو ہیں وہ اچیو کیے ہیں, اور اس کا کنٹینٹ بڑا زبردست ہے, ٹو دی پوائنٹ بات کرتا ہے, اور وہ بات کرتا ہے جس کی مارکیٹ میں ابھی ضرورت ہے, کمی ہے. پھر اس کے بعد ایک اور ہے کیپٹل انویسٹر کے نام سے, ابھی مجھے نام بھول گیا اس بندے کا, ہلکی ہلکی داڑھی ہے, تو وہ چیزیں بتاتا ہے بڑا لاجیکل کی سب کی. جو بھی بندہ اب جا کے اس نے 10 سیکنڈ 15 سیکنڈ اس کی بات سن لی ہے,
वो फिर रुक जाता है, वो कहते हैं यार ये तो बड़ी काम की बात बता रहा है। तो पहली स्ट्रेटजी मेरी समझ में ये आई है कि अब हमने छोटे छोटे शॉर्ट क्लिप्स अपनी ही इसी डिस्कशन में से निकाल के और उसकी हमने टिकटॉक पे और उसको हमने इंस्टाग्राम पे और उसको हमने फेसबुक पे पोस्ट करना है ताकि लोगों को आया जाए। दूसरी स्ट्रेटजी ये बनाई है कि हम आवाज बने। बहुत सारे लोग कनेक्ट कर पाते हैं अपना समझ ले कि कोई भी चैनल है, कोई भी चीज है, जब उनको लगता है कि यार ये तो मेरी बात कर रहा है, यार ये तो मेरा मसला बयान कर रहा है, तो वो लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो वो जो जुड़ जाना है उसमें हम और ज्यादा मसाइल को भी हल कर पाए और अपना जो एक ट्रैफिक का या एक तरह से ऑडियंस हासिल करने का एक तरीका है वो भी हासिल हो जाएगा। आज से तकरीबन 20 साल पहले एक रिसाला, क्योंकि उस वक्त इंटरनेट का दौर इतना ज्यादा आम नहीं था, आपकी और खलील भाई की और शायद मेरी जनरेशन उस चीज से वाकिफ होगी, जवाब अर्ज करके नाम का एक रिसाला छपता था, जवाब अर्ज। और उसमें शहजादा आलमगीर करके नाम के एक शख्सियत थी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि जी राइटर मैंने अपने कोई तयशुदा राइटर नहीं लेने, जो भी जहां पे भी किसी भी जगह पे कोई बंदा बैठा है पाकिस्तान के किसी दूर दराज इलाके में और उसको राइटिंग आती है, वो अपनी कहानी दे, मैं उसको अपने रिसाले में छापूंगा। तो अपने उस दौर का जो 2000 से लेकर 2005 के टाइम का पीरियड है, उस वक्त वो टॉप पे था। वजह ये थी कि लोग उसको पढ़ते थे इस सेंस में कि यार इसमें मेरी भी तहरीर है। लोग रेफर करते थे कि यार देखो इसमें मेरा आर्टिकल छपा है या मेरी कहानी छपी है। तो उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे रिनाउंड लोग निकल के आए, उनकी कहानियां इतनी मशहूर हुई कि आज वो बड़े राइटर हैं, अपने ड्रामा निगार हैं हमारे इंडस्ट्री के, फिल्म टीवी इंडस्ट्री के। तो हम इसी तरह से इन्वॉल्वमेंट लेके आए। ये दूसरी स्ट्रेटजी है कि हम लोगों को अपने उस कंटेंट में इन्वॉल्व कर लें। थर्ड स्ट्रेटजी जो है वो है टैलेंट एक्विजिशन। मिसाल के तौर पर जैसे एक बंदा है, किसी को सिंगिंग आती है, बिलफर्ज वो सिंगर है। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि टैलेंट जो है वो हमारा पहचान में नहीं आता, लोगों को अनटर्न्ड होते हैं लोग, उनको किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया होता। तो ऐसे लोगों को हम एक प्लेटफॉर्म दे देंगे, तेरे पास जो भी टैलेंट है, ये आम टीवी जो है ना, ये तेरी आवाज बनेगा, ये हमारी जितनी भी ऑडियंस है थोड़ी ज्यादा, ये तेरी आवाज बनेगा। वो बंदा अगर उसके कंटेंट में या उसमें उसके टैलेंट में जान है तो वो वायरल होगा और उसके वायरल होने से हम भी वायरल होंगे। तो ये समझ लें कि ये मेरी जो रिसर्च पॉइंट्स हैं कुछ इस तरह से, इनको अभी ये रफ है, इनको मजीद हम अच्छे से वो करके तो कर सकते हैं। एक होती है गुरिल्ला मार्केटिंग। गुरिल्ला मार्केटिंग हमें क्या होता है कि आप कुछ चीज को इस तरीके से बयान कर देते हो। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, ओप्पो जब लॉन्च हुआ था ना, तो एक लड़के की एक वीडियो ना बड़ी वायरल हुई थी, बड़ा रोने के अंदाज में। वो पहले रोता है बच्चों की तरह से, अम्मा मैनू आपको दा मोबाइल लेके दे, अम्मा मैनू आपको दा मोबाइल लेके दे, और वो बड़ी वायरल होगी। अब उसमें उसने पता नहीं इंटेंशनली किया या अनइंटेंशनली किया, जिस तरह से भी किया, लेकिन ओप्पो को वो हिट कर गया, बंदा ओप्पो की मार्केटिंग कर गया। तो कोई भी चीज ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटजी के जिसके जरिए से आपकी चीज उसके पैराए में आ जाए, उसके कंटेंट में आ जाए और वो हिट कर जाए और लोगों को इंस्पायर कर जाए। ये है सर कुछ जो मेरी समझ में आती है चीजें। बाकी मजीद आपसे सीखूंगा भी सही और जो आता है वो बयान भी करूंगा। बिल्कुल सही कहा आपने, और ये आपने इस पे काफी तहकीक की है और बिल्कुल सही स्ट्रेटजी है। मैं दो तीन चीजें इसमें ऐड करना चाहता हूं। एक तो ये है कि सोशल मीडिया पे वायरल होने के लिए नंबर 1 तो ये देखें कि आजकल लोग किस चीज को तलाश कर रहे हैं। सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो तलाश करते हैं एंटरटेनमेंट को, और
अगर आप एंटरटेनमेंट पे वीडियोस बनाएंगे तो बहुत अच्छी चलेंगी और बहुत ज्यादा लोग उसे पसंद करेंगे। दूसरे नंबर पे जो लोग यूज करते हैं, सर्च करते हैं या उसकी तलाश में होते हैं, वो ये हैं कि रोजगार के मौके, कौन सी ट्रेनिंग कहाँ चल रही है, बेचना कैसे सीखें, कौन सी स्किल सीखें, मुख्तलिफ जो इंटरनेट पे स्किल्स सिखाई जा रही हैं उनको बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो सीख रहे हैं। और तीसरी है कि डॉलर कैसे कमाएं। आप अगर YouTube पे जरा सा स्क्रॉल करें तो आपको अंदाजा होगा कि ज्यादातर वीडियोस ये हैं कि एक दिन में 10,000 रुपए कमाएं, एक दिन में $500 कमाएं, एक दिन में $1,00,000 कमाएं। तो ये वाली वीडियोस जो हैं ये बहुत देखी जाती हैं। चौथे नंबर पे जो आती हैं वो वाली वीडियोस आती हैं जो टेक्निकल हैं, जो कुछ ना कुछ आपको सिखा रही हैं। आपको विंडोज में, कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आ गया है तो आप फौरन यूट्यूब पे जाके सर्च करेंगे। अगर आपके मोबाइल में माइक नहीं काम कर रहा तो आप फौरन वहां जाके सर्च करेंगे। अगर घर की मोटर में कोई खराबी हो गई और आपको नहीं पता चल रहा तो आप उसको सर्च करेंगे। तो जो भी प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स दे रहे हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर, वो वीडियोस जो हैं वो काफी देखी जाती हैं। तो इस तरह के कुछ और ट्रेंड्स भी हैं जो जिनको नापा जा सकता है, समझा जा सकता है, मुख्तलिफ टूल्स के जरिए उनको हम देख सकते हैं। तो ये वो आइडियाज हैं जिनकी बुनियाद पर हम अगर वीडियोस बनाएंगे तो वो बड़ी जल्दी वायरल होगी। तो इसके ऊपर भी काम करने की जरूरत है। और मैं ये चाहता हूं कि हम लोग जितने भी दोस्त हैं वो किसी एक शोबे में, जैसे आपका ई कॉमर्स का शोबा है, मेरा भी ई कॉमर्स का शोबा है, तो हम ई कॉमर्स के ऊपर खास तौर पर कुछ बड़ा प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश करें। मैं कर रहा हूं और आपको भी मैं दावत देता हूं कि आप भी आएं, इसे मिलके करें। इससे हम इंटरनेशनल लेवल पे मुख्तलिफ और लोग पाकिस्तानी वो भी काम कर रहे हैं इसके ऊपर, उनको भी हम साथ में लाएं। और जो हमसे आगे हैं वो तो हमें शायद साथ में ला लें तो बड़ी बात है। आमतौर पर देखा गया है कि ज्यादा लिफ्ट नहीं कराते जो जरा सा खुद ग्रो कर लेते हैं। लेकिन हमें एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना है इन द लॉन्ग रन कि पाकिस्तान की जो प्रोडक्ट्स हैं, जो भी यहाँ पाकिस्तान में बन रहा है, खेतों खलिहानों से लेके हैवी इंडस्ट्री तक जो चीज उग रही है या बन रही है, तो उसको हम इंटरनेशनल मार्केट में सेल करने के लिए प्लेटफॉर्म बनाएं। तो ये एक मेरा ख्वाब है और इस ख्वाब के लिए मैं चाहूंगा कि सारे पाकिस्तानी जो हैं वो शामिल हाल हों अपनी तजावीज़ के साथ, अपनी प्रोडक्ट्स के साथ, अपने सरमाए के साथ और अपनी सलाहियतों के साथ। ये 4 एरियाज हैं जिनके तहत आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपनी तजावीज़ दे सकते हैं, अगर आपका एक्सपीरियंस है आप हमें अपनी प्रोडक्ट्स दे सकते हैं। अगर आपके पास कुछ इन्वेस्टमेंट है तो वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप हमें किसी तरह का भी कोई लॉजिस्टिक्स में, कोई सोशल मीडिया की कैंपेन्स की सूरत में, एडवर्टाइजमेंट की सूरत में या किसी वेयर हाउस की सूरत में अगर आप हमें सपोर्ट कर सकें तो हमारे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वक्त हमें जरूरत है कि हम इस ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म को दुनिया भर में मुतारफ कराएं और एक पाकिस्तानी प्योरली पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स जो हैं वो हम वहां पे सेल करें। जी अली भाई क्या कहते हैं इसके बारे में? सर ये आइडियाज बहुत जबरदस्त है और यकीन करें कि इन पे अगर काम हो जाए ना तो हमारे सब मसले हल हो जाएंगे। सबसे बुनियादी जो चीज है ना, चाइना ने क्या किया, चाइना ने अपने लोगों को सबसे पहले कैपेबल बनाया। उसकी चाइना की अगर आप प्रोग्रेस को स्टडी करें तो मुझे सबसे पहली जो चीज नजर आती है वो ये आती है कि वहां पे जो एवरेज तनख्वाह है ना बंदे की, वो पाकिस्तानी के मुकाबले में 4 गुना है। अगर हमारे बंदे की तनख्वाह या एक दिहाड़ी जो है ना वो 1500 रुपए है, तो वहां पे चाइनीज की एक दिन की दिहाड़ी जो है ना वो 6000 है।
अब होता क्या है कि हमारा पाकिस्तानी 1500 लेके उसमें 500 का काम करता है एक्चुअल में, अगर हम उसको मेजरमेंट करें तो कैपेबिलिटी के लिहाज से। जो चाइनीज है वो 6000 तनख्वाह लेके वो 8000 का काम करता है एक दिन का। वहां पे उन्होंने कैपेसिटी बिल्डिंग की है, वहां पे उन्होंने कैपेबिलिटी पे काम किया है। तो कैपेबिलिटी क्या है कि आप जो काम कर रहे हो फास्ट, इतना मैं हैरान होता हूँ। बैंकिंग में था तो वीडियोस वो ऐसे देखते थे कि हमें जो टास्क मिल रहा था कि आप एक 100 नोटों की गड्डी को 35 सेकंड 30 से 35 सेकंड में काउंट करें, और उसमें हमने उसका नोट को चेक भी करना है कि वो असली है नकली है, और उसके चेहरे के ऊपर कोई लगा हुआ नहीं है। ये सारे काम जो है ना हम वो करते थे 30 से 35 सेकंड में। चाइना वाले इस चीज को मतलब हाफ वक्त में, मतलब 15 सेकंड में कर लेते हैं। इस हद तक उन्होंने कैपेबिलिटी डेवलप की। ये छोटी सी मिसाल दी है आपको। हर काम में उन्होंने फिर दूसरी सहूलत क्या कर दी चाइना की गवर्नमेंट ने कि बिलफर्ज अभी मैं कपड़े के कारोबार से मुंसलिक रहा हूँ, तो हमें क्या होता था कि पहले हमने कपड़ा मंगाया फैसलाबाद से, फिर उसको अपने हिसाब से कुछ हमने चीजें ऐड ऑन करनी होती है, उसके ऊपर प्रोसेस करना होता है, वो हमने किया लोधरा में। फिर उसको हमने भेजा बिलफर्ज मुल्तान भेज दिया। फिर हमने मुल्तान से काम करवाया, मुल्तान से काम करवाने के बाद फिर हमने उसको वापस मंगाया लोधरा, वहां पे उसकी पैकिंग की, पैकिंग करके फिर उसको बेचने के लिए हमने लाहौर भेज दिया। तो ये 3-4 किस्म के ना बड़े लॉन्ग टर्म किस्म के हमें ट्रैवलिंग या रास्ते पड़ते थे। चाइना ने क्या किया है, एक मोबाइल का जोन या कम्यून बना दिया। मोबाइल बनवाना है तो एक फैक्ट्री ऐसी है जहाँ पे सिर्फ चिप का काम हो रहा है, एक फैक्ट्री ऐसी है कि जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एलईडी का काम हो रहा है, जो मोबाइल की एलईडी है, एक फैक्ट्री ऐसी है कि जो सिर्फ मोबाइल की बैटरियां बना रही है। वो सारी चीजें इर्द गिर्द है, आपस में एक दूसरे के साथ है। तो उससे क्या होता है कि ऐसा ऐसा वो चीज उसका टाइम कम लगता है, टाइम इज मनी। तो वो टाइम कम लगा, उससे कॉस्ट कटिंग हुई तो उन्होंने दुनिया को उस रेट पे चीज ऑफर करना शुरू कर दी जहां पे वो अपने मुल्क में वो उतनी भी बना नहीं पा रहे थे। यानी एक चीज हमें 10 रुपए में अपने मुल्क में पड़ रही है उसकी कॉस्टिंग, वो आके सारे प्रॉफिट मिला के 10 रुपए की हमें बेच रहे थे। तो इस तरह से उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता मार्केट को कैप्चर किया। फिर उन्होंने अप स्केलिंग किया कि कोई भी काम है ना उसको स्केल अप इतना कर दो, इतने बड़े स्केल पे कि जैसे आलू है, अगर आप जाओगे शॉपकीपर से लोगे तो वो आपको बिल पर 100 रुपए किलो मिलेगा। अगर आप उसको जाके मंडी से लोगे तो वो आपको तकरीबन 70 रुपए किलो मिलेगा। वही अगर आप किसान के पास चले जाओगे तो वो आपको तकरीबन 40 रुपए किलो मिलेगा। तो वहां पे उन्होंने क्या किया कि किसान भी नहीं, बहुत सारे किसानों को मिला के इकट्ठा उसको 30 रुपए किलो तक में लेके आ गए या 25 रुपए किलो तक में लेके आ गए उसकी कॉस्टिंग को। और फिर उन्होंने दुनिया को जब ऑफर किया तो उसमें उनका प्रॉफिट भी शामिल था, सारा कुछ शामिल था, लेकिन वो इतने कम पैसों में अवेलेबल कर दिया कि वो दुनिया को कम्पीट कर दिया उन्होंने। आज पूरी दुनिया की जो मैन्युफैक्चरिंग हब है ना वो चाइना है। किसी का, अमेरिका का भी गुजारा नहीं है चाइना के बगैर। अब आ जाते हैं हम पाकिस्तानियों को क्या करना है। ये तो चाइना की बातें भी होगी, सारा कुछ हो गया, हमने क्या करना है। हमने ये करना है सर कि अब जब से मैं यूएई में आया हूँ मुझे रियलाइज हुआ कि यार अभी भी हम बहुत सस्ते हैं, बहुत सस्ते हैं दुनिया के मुकाबले में। बहुत कुछ ऐसा है जो हम कर सकते हैं। यकीन करें यहाँ पे आने के बाद अब मैं अपने घर वालों को तंग कर रहा हूँ कि मुझे फलां चीज बना के दे दो। मैं R&D चल रही है फुल टाइम, बच्चों को इन्वॉल्व कर लिया, अपनी बीवी को इन्वॉल्व कर लिया, सबको कि यार ये चीज चाहिए मुझे, तुमने कैसे बनानी है, मैं बस तुम्हें गाइड करता जाऊंगा, तुम्हें बस करना है। तो वो करके दे रहे हैं मुझे। अनकरीब बहुत सारी ऐसी चीजें जो अपने स्टोर पे, जो हमारा मुजव्विजा जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, उस स्टोर पे ये अपनी प्रोडक्ट हमारी लॉन्च होगी। और इस प्रोडक्ट के साथ हम एक ऐसा प्लान लॉन्च करेंगे यही ड्रॉप शिपिंग टाइप का कि भैया सिर्फ ऑर्डर टेकिंग कर लो, कीमत भी आप ही डिसाइड करो, कस्टमर के साथ कैंपेन, कस्टमर एंगेजमेंट कैसे करनी है वो भी आप ही ने करना है। हमारे पास प्रोडक्ट रेडी है, अपनी लेबलिंग करो, अपना काम जो मर्जी करना है करो, चीज हमारे पास रेडी है, ले लो। समझ रहे हैं? इस तरीके से करके ये चीज करेंगे। दूसरा जो हमारे स्टोर के लिए जो एक प्रपोज्ड मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ वो ये है कि जो बंदा आपके स्टोर पे आके हैंकी पैंकी करता है,
سب سے زیادہ ٹائم دن رات لگایا تھا جیف بیزوس نے امیزون کو کامیاب کرنے کے لیے. $10 بلین کی کمپنی بن چکی تھی اور وہ بولتا تھا کہ یہ ابھی پروفیٹیبل, یعنی آپ کی کمپنی کی ویلیو $10 بلین ہے, آپ بلینئر ہو اور آپ کا پروفٹ نہیں ہے. وہ کہتا ہے یار میں کیسے کروں پروفٹ جب میری چیز, جب کوئی کسٹمر ڈیمانڈ کرتا ہے کہ یار اس چیز امیزون پہ یہ چیز بھی ملنی چاہیے, تو یہ ایسے نہیں ہوتا کہ کسی نے بول دیا اور وہ اویلیبل ہو گئی. مجھے اس کے لیے پورا انفراسٹرکچر کھڑا کرنا ہے, مجھے اس کے لیے اس کو میک شور کرنا ہے کہ وہ چیز اویلیبل ہو اور وہ جلدی اویلیبل ہو. تو اس کے لیے میں جتنا بھی میرا پروفٹ آتا ہے میں اس کو اگلے اسٹیپ میں انویسٹ کر دیتا ہوں. میں لانگ ٹرم دیکھ رہا ہوں, میں چھوٹے پروفٹ کو نہیں دیکھ رہا, میں لانگ ٹرم. آج سر وہ دنیا کے امیر ترین لوگوں میں شامل ہو گیا. تو ہم لوگ کہاں مار کھا جاتے ہیں, ہم لوگ مار کھا جاتے ہیں ان شارٹ ٹرم پروفٹس پہ آ کے یا شارٹ ٹرم. تو پاکستانیوں کو یہ سمجھانا پڑے گا جو بھی آپ کے سٹور کے وہ ریٹیلر بنیں گے کہ بھیا شارٹ ٹرم پروفٹ میں مت رہو, ہم آپ کو انٹرنیشنل لیول پہ لے کے جائیں گے. تھوڑے منافع کی بجائے یا تھوڑے فائدے کے لیے اپنا کاروبار برباد کرنے کی بجائے ہم آپ کو بلیک لسٹ کر دیں گے. آپ کو ہم دوسرے اس طرح سے سٹورز کے ساتھ کنیکٹ میں آئیں گے اور بولیں گے کہ یار یہ جو بندہ ہے نا, یہ جو سپلائر ہے یہ 2 نمبر ہے, اس کو آپ اپنے سٹور پہ جگہ مت دینا, دراز پہ بھی جگہ مت دینا. تو اگر آپ نے ہمارے سٹور پہ ہینکی پینکی کی تو آپ سب جگہوں پہ بلاک ہو جاؤ گے. تو اس طرح سے جب وہ ایک ڈر ہوگا تو وہ بندہ 2 نمبر ہی نہیں کرے گا. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہی 2 کمپلینٹ آئے کسی ایک بندے کی تو اس کو انویسٹیگیٹ کر کے اس کو فارغ کر دیا جائے. تیسرا جو سیکیورٹی پوائنٹ ہے ہمارا اس پرپوزڈ ویب سٹور کا جو آپ نے آئیڈیا دیا ہوا ہے, اس میں یہ ہے کہ ہم سیکیورٹی لیں گے. جو بھی ہمارا ویب سٹور کا جو بندہ آئے گا نا, بنائے گا ہمارے اس پہ, تو ہم اس سے سیکیورٹی لیں گے. ایک تو اس سے ہمارا جو ایک ہوتا ہے نا کیپٹل, ورکنگ کیپٹل, وہ بنے گا. اس کو یوز کر کے ہم اپنے سٹور کی اپ لفٹنگ یا اس کی برانڈنگ کر سکیں گے. اور دوسرا اس بندے کو ڈر ہوگا کہ اگر میں نے کہیں ہیکی پیکی کی تو یہ میری جو زر ضمانت ہے نا یہ ضبط ہو جانا ہے. تو یہ ہے سر آئیڈیاز, باقی آپ بہتر جیسے گائیڈ کرتے رہیں گے. ٹھیک ہو گیا, یہ تو آپ نے بہت زبردست آئیڈیاز شیئر کیے. اور یہ جو پروڈکٹس آپ بنوا رہے ہیں تھوڑی سی اس کی بھی کان میں بھنک ڈال دیں کہ آپ کو کیا پروڈکٹس بنوا رہے ہیں اور وہ کہاں بیچیں گے اور کیسے وہاں تک پہنچیں گی, کیا پروڈکٹس ہیں وہ؟ سر میرا سب سے پہلے میں نے کاسمیٹکس کی انڈسٹری میں کچھ چیزیں ٹرائی کرنا چاہی. تو مجھے پتہ چلا کہ کیونکہ اس میں لکوڈ ہوتا ہے تو لکوڈ والی جو چیزیں ہیں وہ پھر والیوم بھی ہوتا ہے. اور وہ تو میں نے اس طرح کا سولوشن بنایا کہ یار ہم ان کو پاؤڈر شیپ میں لگا کے, پاؤڈر شیپ میں ڈال کے, کہ پانی تو ہر جگہ پہ اویلیبل ہے, میں یو اے ای میں بھی منگواؤں اگر کسی چیز کو تو اس کی پیکنگ کا والیوم اور اس کی پیکنگ کا وزن وہ کاسٹنگ کو افیکٹ کرتا ہے. اس میں اگر لکوڈ ہوگا تو وہ کاسٹنگ کو افیکٹ کرتا ہے. تو لکوڈ میں پاکستان سے کیوں منگاؤں, لکوڈ تو یہاں پہ اویلیبل ہے, وہ میں یہاں پہ ایڈ آن کر لوں گا. مجھے پاؤڈر چاہیے وہاں سے. تو بہت ساری ایسی کاسمیٹک ریلیٹڈ پروڈکٹس میں ایسی لے کے آ رہا ہوں جو پاؤڈر شیپ میں ہوں گی. پانی آپ نے یوز کیا اور اس کے بعد وہ آپ کا جو ماسک ہے وہ تیار ہو گیا. ٹھیک ہو گیا سر. دوسرا, یہاں پہ گرمی بہت زیادہ پڑتی ہے اور اکثر اوقات جو میسج آتا ہے نا الرٹ, وہ یہ آتا ہے ٹیمپریچر از 40 فیلز لائک 48, یعنی ایکچوئل میں ٹیمپریچر جو ہے وہ 40 ہے لیکن آپ کو 48 ڈگری سینٹی گریڈ فیل ہوگا. اور یہ حقیقتاً ایسا ہے کہ گرمی ویسے میں نے پاکستان میں بھی دیکھی, بڑی اچھی خاصی گرمی ہوتی ہے, لیکن سر یہاں کی گرمی ناقابل برداشت ہے. جب آپ جون میں یہاں پہ باہر نکلیں آپ کا سروائیول ہی نہیں ہے اسی کے بغیر. بہت شدید گرمی ہوتی ہے, یہاں کا آب و ہوا کچھ اس ٹائپ کا ہے کہ بہت. تو اس صورتحال میں مشروبات جو ہے نا یہ بڑے اہم ہیں. مشروبات ہر بندے کو چاہیے, تو میں آرگینک مشروبات جس میں کسی قسم کا کوئی ایسا پریزرویٹو نہ ہو کہ جو عوام کو, جو صحت کو نقصان پہنچاتا ہو, اور وہ بالکل آرگینک چیز, 100% آرگینک چیز, اور وہ پاؤڈر شیپ میں ہو جیسے ٹینگ ہے. تو ٹینگ کا کمپٹیٹر اس وقت مارکیٹ میں کوئی اچھا مزیدار ہے نہیں. تو ہم اس چیز پہ کام کر رہے ہیں کہ ان فروٹس کو ہم کنورٹ کر دیں پاؤڈر میں
اور بندہ جو ہے وہ اس کو پانی میں ملائے اور انجوائے کرے اپنے ڈرنک کو. تو یہ ہیں سر اسی طرح سے ریلیٹڈ کچھ آئیڈیاز ہیں. تھرڈ ایک چیز اور بھی میں ایڈ کر دوں, تھرڈ ایک چیز بڑی اہم ہے, وہ بلکہ مختلف لوگ اپنے ملک میں, ان کو میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہ اس چیز پہ آئے. سر جو مطلب سبزیاں ہیں نا, ان کو خشک کر کے ان کی پیکنگ, مطلب آپ اس میں سے پانی نکال دو, اس کو ڈی ہائیڈریٹ کر کے اور اس کو پیکنگ میں ڈالو. ہم اس فیلڈ میں پاکستان کی کنٹریبیوشن سر نہ ہونے کے برابر ہے, یقین کریں. اتنی زبردست چیزیں ہم بنا سکتے ہیں جو دنیا ترس رہی ہے, ان کے پاس ہے ہی نہیں, اور وہ ہمارے پاس وافر مقدار میں ہے. ٹماٹر کی ہی مثال لے لیں سر, اب جا کے لوگوں کو تھوڑا بہت شعور آیا ہے کہ ٹماٹر کو پریزرو کیا جا سکتا ہے. ٹماٹر کا پاؤڈر بناؤ یار, ٹماٹر کا پاؤڈر بناؤ, ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, آپ کا شاپیفائی اسٹور بھی بنا دیں گے آپ کو, ہم اپنا جو امیزون کی ٹائپ کا اسٹور ہے وہ بھی آپ کو پرووائڈ کر دیں گے, اس کے اوپر آپ کو چارجز بھی نہیں دینے پڑنے, ٹھیک ہے نا. ہمارا شیئر بھی آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے, جیسے امیزون اچھا خاصا شیئر لیتا ہے آپ سے سیلز کے اوپر, وہ بھی آپ کو دینے کی ضرورت ہے. آپ نے صرف اور صرف ایک پروڈکٹ جو ہے وہ اس کو بنا کے آپ کو پلیٹ فارم مل گیا, بیچو یار, پروفٹ کماؤ, اور ڈالرز میں کماؤ, درہم میں کماؤ. ہم ہیں نا آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, تو کیوں نہیں کرتے. آپ کے پاس ٹماٹر اس وقت اگر بالکل پیسے اس کے وہ نہیں ہو رہے, مطلب پیسے نہیں مل رہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس کو ویلیو ایڈیشن کر لو, اس کا پیسٹ بنا لو, یا اس کا پاؤڈر بنا کے مارکیٹ میں پیش کر دو. کسان ہمارا مار اس وجہ سے کھا رہا ہے کہ اس کو ویلیو ایڈیشن کا نہیں پتا. ویلیو ایڈیشن کیسے ہوتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ جو ہم نے گنے کی ویلیو ایڈیشن سیکھی وہ یہ تھی کہ گڑ بنا لو. سر چائنا میں ایسا میں نے ان کو دیکھا کہ وہ گڑ کے, ہم تو پیسیاں بناتے ہیں نا, وہ سلیبز بناتے ہیں, اور سلیبز بنا کے ایک تو اتنی خوبصورت انہوں نے بنائی, پھر انہوں نے اس کا پورا پروسیس دکھایا کہ وہ کیسے بنا رہے ہیں, اور اس کے اوپر جب لیبلنگ کی تو سر ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی سویٹس ہوتی ہیں, جیسے کوئی مٹھائی ہوتی ہے نا, بندے کا دل کرے گا یار کھا جاؤ. اتنا مطلب زبردست طریقے سے انہوں نے وہ کیا ہوا تھا پریزنٹ. تو یہ جو چیز ہے نا, یہ ہمارے کسانوں کو سیکھنی پڑے گی اگر وہ اپنا سروائیول چاہتے ہیں. ابھی بھائی کا ایک کمنٹ آیا ہے کہ شجرکاری پہ کام کریں, بات کریں. سر یہ میرا پیشن ہے, میں ایگرو ٹیکنالوجی کا فین ہوں, اور میں اسی پہ کام کرنا چاہتا ہوں. شجرکاری کسان کا بیٹا ہوں, تو کسان کا بیٹا ہونے کے ناطے مجھے پتا ہے کہ کسان کس پرابلم کا شکار رہتا ہے, کیا کیا مسئلے مسائل ہوتے ہیں, اور یہ جو درمیان کے آڑتی مافیا ہیں اس کو کیسے چونا لگاتے ہیں. اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ ابھی گندم کاشت ہوئی ہے, کسان نے بارش سے بھی لڑا, اور وہ اپنے کھاد اس کو نہیں ملی, لائنوں میں لگ کے کھاد لی, اس نے بلیک میں کھاد لی 15,000 ہزار روپے کی بوری, اور جب اس کو بیچنے کی باری آئی تو اس کو ریٹ مل رہا ہے 3,3200. ٹھیک ہے سر. تو اب کسان کو سمجھنا پڑے گا کہ یار میری یہ چیز اگر یہ لوگ نہیں خرید رہے اور میں پریشان ہو رہا ہوں, تو بھائی میں نے اس کو ویلیو ایڈ کر کے اس گندم کی کوئی پروڈکٹ بناؤ نا یار, اس کا کچھ ایسا اگلا سٹیپ لے کے آؤ کہ گندم نہ بیچو, اگلی کوئی چیز بیچو. میں بتاتا ہوں, دیسی گندم اس کو پسائی کرو, پسائی کر کے اس کا آٹا دیسی ناظرین, اس وقت علی صاحب جو ہیں ان کے نیٹ کے پرابلم کی وجہ سے وہ بات نہیں کر پا رہے. میں رویل باجوہ صاحب ہیں ہمارے ساتھ, بہت اچھے دوست ہیں. رویل بھائی, ہم نے پورا ایک پروگرام کیا ہے اس کے اوپر, کسانوں کے جو مشکلات ہیں آج کل گندم کی کٹائی کے حوالے سے اور فصل کی خریداری کے حوالے سے. پچھلے دنوں ہم نے ایک پورا پروگرام کیا ہے, اور عام انسان کی جو یہ چینل ہے, یوٹیوب چینل, اس کے اوپر وہ موجود ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں اس شو کو. بہت ہی زبردست ہم نے اس شو کو کیا ہے. اور جیسا کہ علی بھائی بتا رہے تھے کہ ہم کس طریقے سے پروڈکٹس بنا سکتے ہیں, اور میں نے اس پروگرام کے اندر جو کسانوں کے حوالے سے تھا,
उसमें ये बात की थी कि हम अपने इस जो आज हुकूमत हमारी गंदम नहीं खरीद रही, तो उसको हम उसकी प्रोडक्ट्स बना के या डायरेक्ट गंदम आप दूसरे मुल्कों को बेच सकते हैं। कोई ना कोई जो बड़े किसान हैं उनके पास ये ऑप्शन होती है, उनके पास स्टोरेज भी होती है, वो किसानों से गंदम खरीद लें और खरीदने के बाद उसे अपने पास स्टोर करें और उसके बाद किसी दूसरे मुल्क को जिसको ये गंदम की जरूरत है वहां उनको गंदम जो है वो एक्सपोर्ट कर दी जाए। अगर हम महंगी गंदम दुनिया भर से इंपोर्ट कर सकते हैं तो उसे एक्सपोर्ट भी तो किया जा सकता है ना। उसकी, जैसे अली भाई ने कहा कि उसका मैदा बना लें, उसकी सूजी बना लें, उसका आटा बना लें, उसकी और बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनाई जा सकती हैं, उसके बिस्किट्स बनाए जा सकते हैं। तो उनको हम परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब पूरी दुनिया में आप अपनी प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। तो हमें इस तरफ जाना चाहिए कि हम अपनी पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को दुनिया भर में कैसे मुतारफ कराएं। हमारे साथ अब्दुल्ला फरीदी साहब मौजूद हैं। वालेकुम अस्सलाम भैया, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। और अली भाई, जो आप बात कर रहे थे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हम गंदम की मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स जो हैं वो बना के उनके अंदर वैल्यू एडिशन करके हम दुनिया भर की मार्केट्स में बेच सकते हैं। तो इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को हम डेवलप कर रहे हैं अली भाई के साथ मिलके इंशाल्लाह, और उम्मीद है कि बहुत जल्द आने वाले दिनों में इसके ऊपर हम कोई बड़ा ब्रेक थ्रू आप पाकिस्तानी बहन भाइयों को दे पाएंगे। आपकी जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी आपके पास सरमाया है, आपके पास सलाहियतें हैं, आपके पास आइडियाज हैं, आप ग्लोबल मार्केटिंग कर सकते हैं, आप हमें ज्वाइन कीजिए। और जब आप हमें ज्वाइन करेंगे तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम मिलकर काम करेंगे। ये हम सब का प्रोजेक्ट है, ये पूरे पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है, ये एक बंदे का प्रोजेक्ट नहीं है। और जितने पाकिस्तानी हैं उन सब हमें ज्वाइन करना चाहिए। अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो फोन नंबर स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है, ईमेल भी डिस्प्ले हो रहा है, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर तमाम किस्म के जो इंफॉर्मेशन है वो मौजूद है, आम इंसान पार्टी की वेबसाइट पर, और यहाँ पे हमारी बिजनेस वेबसाइट है ibsmindset.com, इस पर भी आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है। किसी भी तरीके से आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, और इससे आप हमें कांटेक्ट कीजिए। हमें आप कमेंट सेक्शन में भी अपने राय से नवाज सकते हैं। राय दीजिए, आपके पास कोई प्लानिंग है, कोई मंसूबा है कि आप किस तरीके से पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट में सेल कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं, लॉजिस्टिक्स में कुछ सहूलियात दे सकते हैं, तो जरूर ज्वाइन कीजिए। ओवर टू यू अली भाई। जी सर, माजरत के साथ मेरा वो थोड़ा नेट कनेक्शन का प्रॉब्लम हुआ, तो मैं दोबारा उसी बात से शुरू करता हूँ कि किसान को इस वक्त प्रॉब्लम है कि उसकी गंदम जो है वो पड़ी है और उसको खरीदने वाला कोई नहीं है और उसको रेट नहीं मिल रहा। तो मैं उसके लिए ये बता रहा था कि मैं इस वक्त यूएई में हूँ और मैं लाहौर में भी रहा हूँ। तो सबसे जो बड़ा मसला होता था ना, वो ये था कि हमें असल गंदम की रोटी, असली गंदम का आटा वो नहीं मिल पाता था। मैं लाहौर में रहा तब भी यही मसला होता था, और मैं यूएई में आया हूँ तो यहाँ पे तो यकीन करें मुझे सबसे ज्यादा जो तकलीफ हुई वो ये हुई कि यार यहाँ पे तो वो रोटी नहीं है, ये जो चीज है ये तो कुछ और ही खा रहे हैं हम लोग। तो ये एक बहुत बड़ा गैप है, और इस गैप को फिल कैसे करना है, किसान को ये समझना होगा कि वो अपना आटा, अपनी ब्रांडिंग खुद करे। आपको निकलना पड़ेगा, आपको मार्केट में खुद आना पड़ेगा। कैसे करो? अपने बच्चे आपके पढ़े लिखे हैं, मैं बड़ा एक फार्मूला बता रहा हूँ सर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होने जा रही है। मैं फार्मूला, हर किसान ने अपने बच्चे पढ़े लिखे हैं उसके घर में, उन बच्चों को आप तरफ उनको सिखाओ या वो खुद जानते होंगे। ब्रांडिंग करो आप अपनी प्रोडक्ट की, खुद की, अपना ब्रांड बनाओ,
आपका मिसाल के तौर पर मैं पीरजादा फैमिली से, तो पीरजादा फार्म का आटा, पीरजादा आटा या कुछ भी, मतलब कुछ भी आप उसको अपनी ब्रांडिंग करो, ब्रांडिंग करके उसकी पैकिंग करो, पैकिंग करके आपको पाकिस्तान की ही मार्केट में उसकी डिमांड अच्छी खासी मिल जाएगी। फर्क क्या करना है, फर्क ये करना है कि मार्केट में जो चीजें सही क्वालिटी पे नहीं मिल रही, आपको क्वालिटी प्लस कम्पिटिटिव प्राइस, ये दो चीजें दे दो और आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड कर दो। किसी का कोई मसला है कि यार आपको डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई चीज नहीं आ रही समझ में, कोई मसला नहीं, हम उठाएंगे। ये लॉन्ग टर्म आपको इतना फायदा दे जाएगी वो चीज आपकी ब्रांड बिल्डिंग में कि आप उसको बाद में, मतलब शुरू में जैसे बुजुर्ग कहते थे ना कि पहले चट्टी फिर हट्टी फिर खट्टी, तो इसको आप अपना उस चट्टी का स्टेप समझ के आप उसको अपनी इन्वेस्टमेंट समझ लीजिए, लेकिन कस्टमर को सर्विस दीजिए। अपनी प्रोडक्ट को ऐसे जैसे शुगर केन है तो उसको जाया मत करो, उस पे फैक्ट्रियों के बाहर आप जलील हो रहे हो तो साल साल आपको पैसे नहीं मिलते। तो अपनी प्रोडक्ट बनाओ ना यार, अपना गुड़ की स्लैब्स बनाओ अच्छे तरीके से, और वो इस तरह से हो कि दुनिया उसको एक्सेप्ट करे, उसमें मिलावट ना हो, उसमें खालिश चीज हो। तो ब्रांडिंग नाम ही इसी चीज का है कि जो चीज आप कमिट कर रहे हो वो चीज आप मुहैया कर रहे हो, ये ब्रांडिंग होती है। आइडिया है, ये बहुत अच्छा आइडिया दिया है। गुड़ हमारे पास वाफर मिकदार में बनता है और उसके अगर बिस्किट बना ले जाएं या जैसे चॉकलेट होती है उस तरह की पैकिंग कर ली जाए तो एक खाने के लिए भी एक बहुत अच्छी स्वीट है, नेचुरल स्वीट है ये। और उसको हम फिर शुगर में, अपने चाय में, कॉफी में और दीगर जहां जहां हमें चाहिए वहां पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे यहाँ जो गुड़ बनता है वो बड़ी माजत के साथ, वो हर जगह पे खुला पड़ा है, उस पे मक्खियां बैठ रही हैं और उसे हम इस वजह से, उसके अनहाइजेनिक प्रोसेस की वजह से हम उसे यूज नहीं कर पाए। इवन पाकिस्तान में भी जो जरा पढ़ा लिखा तबका है वो गुड़ इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन उसकी अवेलेबिलिटी उस हाइजेनिक प्रोसेस के तहत मुमकिन नहीं है, अवेलेबल नहीं है। तो इस वजह से जो है वो ये नहीं हो रहा। तो इसके ऊपर काम करते हैं, इसकी पैकिंग और इसके ऊपर करके इंशाल्लाह अगले सीजन में जो है वो इंशाल्लाह दुबई में या कहीं जहां भी मुमकिन हुआ हम इसकी कोई एक्सपोर्ट शुरू करते हैं, ताकि अगर वहां नहीं है तो हम यहाँ पाकिस्तान में भी इसको कर सकते हैं। अली भाई अगर आप चाहें तो मैं आपका नंबर जो है वो स्क्रीन पे शेयर कर दूं लोगों के लिए, जो लोग भाई आपसे राब्ता करना चाहें। जी जी जरूर करें। और दूसरे नंबर पे सर ये है कि मैं आज इसका कंक्लूजन दे दूं कि जो आइडिया मैं दे रहा हूँ ना सब लोगों के लिए, कि यार अपनी ब्रांडिंग करो, अपना आटा बनाओ, देसी आटा, ये बहुत बड़ा एक डिमांडिंग आइटम है, ठीक है। उसको अपनी पैकिंग करो, अपना नाम दो और उसमें क्वालिटी को प्रेफर करो। वही चीज जो आपके 3000 में कोई नहीं खरीद रहा ना, 5000 प्लस में बिकेगी। तरीका करो, तरीका सीखो। दूसरे नंबर पे आपकी नई जनरेशन, मैं किसानों से मुखातिब हूँ, आपकी नई जनरेशन पढ़ी लिखी है, आपने पढ़ाया लिखाया उनको, दिन रात आपने काट के सांपों बिच्छुओं के साथ आपने पानी लगाते हुए काम करके आपने अपनी नई जनरेशन को पढ़ाया है। उस नई जनरेशन को जब आपने पढ़ाया है तो उसको अगला स्टेप सिखाओ, उसको बोलो कि यार तेरे पढ़े लिखे होने का फायदा तब है कि जब तू अपनी ही चीज को, अपनी ही प्रोडक्ट को, गैरों की नौकरी करके क्या फायदा, अपनी प्रोडक्ट है, घर की प्रोडक्ट है, उसको डेवलप करना, उसको आगे लेके जाना मार्केट में। तो उसको सिखाना, उसको अगले लेवल तक लेके जाना, वो हमारा काम है, हम इंशाल्लाह लेके चलेंगे। आप अपनी प्रोडक्ट डेवलप कर लो सिंपली, और प्रोडक्ट डेवलप शुदा है अल्लाह पाक की तरफ से, देसी चीज, खालिश चीज वो हमें मिली हुई है, कोई ज्यादा एफर्ट करने की भी जरूरत नहीं है। आटा पिसवाओ, उसकी अच्छी पैकिंग बनाओ, उसके ऊपर अपनी ब्रांडिंग करो, हमारे स्टोर पे डाल दो। यहाँ से पाकिस्तान में भी ऑर्डर आ रहे हैं, और फिर इंटरनेशनल लेवल पे आपको कैसे कनेक्ट करना है वो हम हैं ना आपके लिए, आपको बताएंगे कैसे करना है। दूसरे नंबर पे आपकी कोई भी प्रोडक्ट है, सब्जी काश्त कर रहे हो, कोई फ्रूट काश्त कर रहे हो, कुछ भी चीज कर रहे हो, ब्लैकमेल मत हो यार। ब्लैकमेल होने की बजाय उसकी वैल्यू एडिशन सीखो। जैसे अभी गुड़ की बात चली,
गुड़ की 1000+ प्रोडक्ट बन सकती हैं सर, 1000+, क्योंकि जहां जहां पे मीठा यूज होना है वहां पे मतलब ये गुड़ है ना, तो 1000+ प्रोडक्ट बन सकते हैं। ये आपने सोचना है कि वो 1000 प्रोडक्ट कौन सी है, मैंने कौन सी अडॉप्ट करनी है, मैंने किस पे काम करना है, तो करो ना। ऐसे रोने से क्या फायदा कि गवर्नमेंट ने नहीं देना साथ कभी भी, हमने अपने लिए खुद लड़ना है सर, गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं करना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और इस पे मैं चाहूंगा, ये आपने बहुत अच्छा आइडिया दिया है कि गुड़ की इतनी प्रोडक्ट्स बन सकती हैं, तो उसमें से कोई 10, 20, 50 आइडिया जो है वो लिख के आप शेयर करें, या उसके ऊपर हम एक अलग से कोई नेक्स्ट प्रोग्राम कर लेंगे कि हम कौन कौन सी चीजें जो हैं जो 10, 20, 50 प्रोडक्ट फौरी तौर पर हम लॉन्च कर सकते हैं बनवा के, और किसान को वो बनाना और उसकी पैकेजिंग प्रोवाइड करना और उसको उसकी टेक्नोलॉजी देना कि वो किस तरीके से उस तरह से वो मोल्डिंग के साथ हमें दे, जिसके खूबसूरत किस्म के बिस्किट बन जाएं, खूबसूरत किस्म की उसकी पैकिंग बन जाए, और वो चीजें जो हैं वो फिर मार्केट, जो ग्लोबल मार्केट है वर्ल्ड वाइड, वो एक्सेप्टेबल हों, उनकी पैकिंग और उसका जो टेस्ट है और उसकी बाकी जो भी उसकी लवाजमात हैं वो हम पूरे कर पाए। सर जी सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस की प्रॉब्लम है, अवेयरनेस नहीं है, ट्रेनिंग की जरूरत है। आप यकीन करें कि ये छोटा मुंह बड़ी बात हो जाती है। मैंने यहाँ पे आके एक प्लेटफॉर्म देखा और वो ट्रेनिंग पे काम कर रहे थे सिर्फ। मैंने कहा यार ट्रेनिंग है, आपके पास फेम है, लोग आपको फॉलो करते हैं, तो आप इस चीज को एक बड़ा बिजनेस बना सकते हो। भाई जब लोग आपको फॉलो करते हैं तो आपके पास दो तरह के लोग आ रहे हैं, एक ट्रेनिंग के लिए जो आप कुछ कमाना चाहते हैं, और एक वो लोग आ रहे हैं जिनके पास प्रोडक्ट है, वो बोलते हैं कि यार हमारी प्रोडक्ट भी लिस्ट कर दो। तो दोनों तरह के लोग तो आपके पास आ रहे हैं। तो आपने क्या करना है, इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन बना दो। ट्रेनिंग करके आप अपने बच्चों को छोड़ देते हो, तो ट्रेनिंग करके बच्चों को छोड़ने की बजाय वही प्रोडक्ट आपको मार्केट का भी आपको पता है, अमेज़न पे क्या चीज इन चल रही है, क्या चीज डिमांडिंग में है, सारी चीजों का आपको पता है। जब आप इतने नॉलेज रखते हो तो क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपने ये करना है कि दोनों के दरमियान में ब्रिज बन जाओ, और दोनों पार्टियों से आप फायदा उठा सकते हो, दोनों से बेनिफिट उठा सकते हो, बड़ा मल्टी लेवल का बिजनेस बन जाता है। सर आप यकीन करें, इस वक्त अगर मैं बोलूं कि उन लोगों ने इस मशवरे पे अमल करके बिलियन डॉलर की बात कर रहा हूं सर, बिजनेस खड़ा कर लिया है। तो यानी ये इस तरह से चीजें हैं, हम भी कर सकते हैं सर, हम भी इसको बना सकते हैं। फर्क सिर्फ ये है कि अवेयरनेस, सही जगह पे सही नॉलेज का होना, और फिर उसका सही स्टेप कदम उठा लेना, सही वक्त पे सही कदम उठा लेना। ये चीज जो है ना, ये हम लोगों को अभी तक समझ में नहीं आ रही। तो मेरा जो सबसे अहम है कि भाई किसानों के लिए पैगाम है कि जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो, आप इवन के फ्रूट उगा रहे हो। मेरे एक दोस्त है, उनका मैंगो का बाग है, एट द एंड वो बोलते हैं कि यार साल के इख्तिताम पे ना सब कुछ बैलेंस हो जाता है, और वो मैंगो इतना हाई लेवल का है जो अमेरिका में जाके फरोख्त होता है, एक्सपोर्टर उसको ले जाता है, लेकिन वो ठेके पे दे देते हैं, वैल्यू एडिशन नहीं करते, या समझ लें कि उनको नहीं पता, तो वो उससे वो फायदा नहीं उठा रहे। मैंने कहा यार प्रोडक्ट डेवलप क्यों नहीं करते, बाग आपका अपना है, 10 किस्म के फल आपके पास हैं, तो उसकी कोई प्रोडक्ट बनाओ, फलों को खुश्क करके पैकिंग बना के, इसकी एक बड़ी मार्केट है, इसको क्यों नहीं आप चेक करते। आपके पास फ्रूट है, सब्जी है, कुछ भी है, आप उसको खुश्क, उसका पाउडर बनाओ या उसका वैल्यू एडिशन करो और उसको इंटरनेशनल मार्केट तक में पहुंचो, क्या दिक्कत है। और हम अनकरीब इंशाल्लाह सर आपके साथ मिलके एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने जा रहे हैं कि जहां पे इन्वेस्टर को, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, हमारे इन्वेस्टर के पास पैसा है, उसको ये समझ में नहीं आ रहा इन्वेस्ट कहाँ करूं, तो हम उसको इन्वेस्टमेंट का प्लान दे देंगे कि भैया यहाँ पे आ जाओ, ये चीज है, ये मार्केट में अवेलेबल है, इस पे इन्वेस्ट करो, और जेन्युइन कारोबार है, देखो अपनी नजर से, खुद इसमें शामिल हो जाओ, खुद एक्टिव पार्टनर बन जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है।
इसी तरह से जो लड़के हैं जो काम कर रहे हैं यार, अमेज़न पे चाइना की प्रोडक्ट तो बेच सकते हो, अपने पाकिस्तान की क्यों नहीं बेच रहे भाई? अगर चीज उसको लेवल पे नहीं लेके आ पा रहे हम लोग, तो लेवल पे लेके आएंगे, उसको उस कॉम्पिटिटिव लेवल तक का बना देंगे। तो एक स्टेप है उसको कॉम्पिटिटिव लेवल तक प्रोडक्ट को डेवलप करके लेके आना, और दूसरा ये है कि उसको बेचना। तो बेचने के तो एक्सपर्ट हो चुके हैं हमारे लोग, अमेज़न पे और मुख्तलिफ जगहों पे प्लेटफॉर्म पे जो काम कर रहे हैं, बेचने के तो एक्सपर्ट हैं। अब जो पहला सब्जेक्ट है कि कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आना अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ मार्केट, वो हमारे एंड पे वो हम करेंगे, ट्रेनिंग्स देंगे। आप ट्रेनिंग्स का हिस्सा बनो, सीखो। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें की हैं। आज तो आप छा गए हैं, आज तो आपने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और मुझे लगता है कि मैंने कोई आपकी दुखती रग पे हाथ रख दिया है, माशाल्लाह से। अल्लाह करे जी पाकिस्तान को ये बात समझ आ जाए और पाकिस्तानी जो हैं वो एक दूसरे के साथ ताउन भी करें, एक दूसरे की टांगें ना खींचें, आगे बढ़ने में, आगे निकलने में, कारोबार को वसी करने में एक दूसरे का सहारा बने, एक दूसरे को रहनुमाई दें, गाइड करें, हाथ पकड़ें, तभी हम बहैसियत कौम आगे बढ़ सकते हैं। और आगे बढ़ने में ही हमारी बेहतरी भी है। और हमें जिन जिन दोस्तों ने आज के इस शो में शमूलियत इख्तियार की है अपने कमेंट्स के जरिए या हमें देख रहे हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। ये मुझे समझ नहीं आ रही इनका नाम जो है वो मैं सही ले पाऊंगा या नहीं। ये है चिरली 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 या शुरली शुरली है, ये मुझे समझ नहीं आ रही। बहरहाल चार्ली सर, चार्ली में तो ए आना चाहिए, बहरहाल चार्ली है तब भी। आप ये भी नहीं पता कि आप बहन हैं या भाई हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया। अपना नाम थोड़ा सा बता दीजिएगा फोन करके कि आपका नाम है क्या, ताकि हम अगली दफा आपका नाम सही तरीके से जो है वो ले पाए, स्पेल कर सकें। इसके बाद रोहेल बाजवा साहब का भी शुक्रिया सर। जी बिल्कुल, नाहिद हैं, इन्होंने भी अप्रिशिएट किया है। और रोहेल बाजवा साहब जो हैं वो शजर दोस्त हैं जी, और शजरकारी उनका एक जिंदगी का मिशन है। माशाल्लाह उनको हम बहुत ज्यादा खराज तहसीन पेश करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। और उसके बाद अब्दुल्ला फरीदी साहब लाहौर से हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, जो आइंदा देखेंगे उनका भी शुक्रिया। और पाकिस्तान को आगे बढ़ाने में हम कोशिश कर रहे हैं, आप भी कोशिश कीजिए, हम सब मिल के कोशिश करेंगे तो हमारा मुल्क पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। मजीद कोई बात आप करना चाहते हैं या हम इख्तिताम की तरफ बढ़े? मेरे ख्याल में आज के लिए बस इतना ही है। और मैं इंशाल्लाह एक और हम सेशन करेंगे कि जो हम इन प्रोडक्ट्स पे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं। सर ऐसी ऐसी चीजें हैं जो हमारे यहाँ, मतलब एक जैसे खुदरो पौधे होते हैं ना, खुदरो पौधे, इंटरनेशनल मार्केट में उसकी क्या वैल्यू है, मैं कहता हूँ आपको अंदाजा ही नहीं है। अभी पिछले दिनों एक बड़ी फनी सी बात है, ये कल परसों मैंने वो पोस्ट पढ़ी है कि दुनिया का जो सबसे महंगा चीज है ना सर, वो गधे के दूध से बनता है। अच्छा। 1,000 का पाउंड है। मतलब पाउंड वो वजन के हिसाब से ना। अच्छा अच्छा। तो यानी ऐसी ऐसी चीजें हैं। अब आप ये देख ले कि ये तो एक लाइट मूड में मैं आपको बयान कर रहा हूँ, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं सर। हम जिस एरिया में रहते हैं वहां पे सुहांजना जो है ना, ये ऐसे खुदरो पौधा है, खुद ब खुद उगता है, बड़ी मजे की उसकी फसल है। ये तो अब जाके हमें पता चला कि उसमें तो इतने मल्टी न्यूट्रिएंट्स और इतनी सारी चीजें हैं कि दुनिया उसको तरस रही है और उसकी इतनी प्रोडक्ट्स बनती हैं। तो
ہم اس پہ کام کر سکتے ہیں. ایسی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے پاس فری میں اویلیبل ہے لیکن دنیا میں اس کی ڈیمانڈ موجود ہے. تو اگلا سیشن ہم اس چیز پہ رکھیں گے کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کی دنیا میں ڈیمانڈ ہے اور وہ ہمارے پاس نیئر ٹو فری اویلیبل ہے اور ان کو ہم کیسے بزنس میں کنورٹ کر سکتے ہیں. یہ ہمارا اگلا سیشن ہوگا سر. بالکل صحیح. ہمارے دوست ہیں شاہرام, انہوں نے بھی میسج کیا ہے اور اپریشیٹ کیا ہے شجر کاری کے حوالے سے. تو شجر کاری کے اوپر ہم بات کرتے رہتے ہیں, میرا اپنا بہت پیشن ہے, لیکن میں چونکہ شجر کاری کے معاملات میں تھوڑا سا پیدل ہوں, مجھے پتہ نہیں ہے پودا لگانا کیسے. آج بھی میں نے اپنے گھر میں پودا لگایا ہے اور اس کی جو ہے وہ ابھی تھوڑی دیر میں ویڈیو بھی شیئر کروں گا آپ سب دوستوں کے ساتھ. تو شجر کاری ہونی چاہیے. جب ہم نے سیاست کا آغاز کیا تو میرا بہت زیادہ سٹریس ہے کہ ہم ہر گھر میں جہاں پہ 1 فٹ بائی 1 فٹ کی جگہ بھی ہے وہاں پہ بھی ہم پودے ضرور لگائیں, پھلدار درخت لگائیں, سبزیاں لگائیں تاکہ ہم ان سے جلد از جلد پھل لے سکیں. بڑے جو ہیوی درخت ہیں وہ بھی لگانے چاہیے مختلف ایریاز میں جہاں جہاں زمین موجود ہے, لیکن جو سبزیاں ہیں اور پھل ہیں ان کے پودے بہت ضروری ہیں کہ ہم گھروں میں لگائیں, اپنے گلی محلے میں لگائیں, اپنے چھت پہ لگائیں, جہاں جہاں ہو سکتی ہیں وہاں. ہمارے کچھ شجر دوست جو ہیں جیسے روہیل باجوہ صاحب ہیں, یہ بالکل گائیڈ کرتے رہتے ہیں. تو میں روہیل باجوہ صاحب آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ میرے ساتھ ایک شو کریں عام ٹی وی پر تاکہ ہم شجر کاری کے اوپر مزید تفصیل کے ساتھ بات کر سکیں اور جو لوگ نہیں سمجھ پا رہے شجر کاری کی اہمیت کو ان تک ہمارا پیغام پہنچ جائے. تو آج کے لیے دوستو بہت بہت شکریہ آپ سب کا, اور آپ نے کامنٹ کیے, آپ نے پارٹیسپیٹ کیا, اپنی رائے سے نوازا. اسی طرح سے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور اپنا سارے پاکستان کا, تمام انسانوں کا, ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.